दोस्तों, जब आप प्लेलिस्ट चेक करते होंगे, तो आप देखे होंगे, आपको खुशी भी होगी कि जो है हमने चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात वाणिज्य गणित का एक-एक अभ्यास पूरा बताकर समाप्त किया है। अभी तक कोई भी अभ्यास, कोई भी सवाल छोड़ा नहीं जान लीजिए, ठीक है? तो आइए आपसे ज़्यादा बातें ना करके आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं, वो इकाई 12 है अर्थात जिस टॉपिक को हमने पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, उसका नाम है बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग को शुरुआत करने से पहले बैंकिंग के बारे में जानकारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना? बैंकिंग की आपको जानकारी होनी चाहिए। बैंक में खाता खोलने एवं खाता के प्रकार को आपको पढ़ना पड़ेगा। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, लॉकर क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। चेक एवं चेक के प्रकार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अभी आप क्लास 8th में हैं तो अभी बैंक में ना जाते होंगे, लेकिन क्लास 9th में जाएँगे तो जान लीजिए बैंक में आप जाने लगेंगे, ठीक है ना? तो ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक ना? यानी कि आपको बैंक में जाकर ये सब चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है? बचत खाते की पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज की गणना करना, ठीक है? एटीएम से मुद्रा की निकासी यानी कि कैसे निकालते हैं एटीएम से पैसा, विभिन्न मूल्यों के नोटों की पहचान अर्थात नोट की पहचान कैसे करते हैं हम लोग, करेंसी कैसे पहचानेंगे, नकली नोट है या फिर असली नोट है, तो कैसे पहचानेंगे? तो यही सब चीज़ें जो है इस अध्याय में पढ़ने चल रहे हैं। तो ज़्यादा आपसे बातें ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे हम यही कहते हैं कि बिना स्किप किए हुए जो लोग देखते होंगे उन्हीं को वीडियो समझ में आती होगी। आइए आपको ले चलते हैं टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन क्या है लिखा गया देखिए, अभ्यास 12 है। अभ्यास 12 के पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। देखिए विभिन्न प्रकार के प्रमुख खाते क्या-क्या होते हैं, तो आपकी बुक में भी दिया गया है, वैसे हम आपको दिखा भी देंगे और आइए हम आपको अच्छे से विस्तार से समझाते हैं। देखिए, खाता के प्रकार अर्थात बैंक में हम कई तरह से खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख खाते निम्नवत हैं, ठीक है ना? तो पहला क्या है कि बचत खाता, हम लोग कहते हैं जिसको इंग्लिश में सेविंग बैंक अकाउंट। जब भी आप बैंक में जाएँगे तो आप सबसे पहले आपका जो खाता खुलेगा, वो बचत खाता खुलेगा। प्यारे मित्रों, आप सब सेविंग बैंक अकाउंट जो है अच्छे से समझ जाएँगे, अभी हम आपको समझाते हैं। लेकिन पहले तो जान जाइए कि इतने प्रकार के खाते होते हैं, ठीक है ना? पहला खाता होता है चालू खाता बचत खाता जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं। दूसरा होता है चालू खाता, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब कि चालू खाता, ठीक है? तीसरा जो खाता होता है उसको बोलते हैं सावधि जमा खाता, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसको बोलते हैं एफडी बोलते हैं, ठीक है? शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एफडी बोलते हैं। चौथा जो खाता है वो उसका नाम क्या है, आवर्ती यानी उसको बोलते हैं संचयी जमा खाता, रिकरेंटिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब जो पांचवा खाता है इसका नाम है अल्पवयस्क खाता, अल्पवयस्क का खाता यानी कि माइनर अकाउंट, ठीक। अब आप समझिए बचत खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट होता क्या है। जो है ये जो बचत खाता होता है जैसे कि मध्यम वर्ग के लोग खोलते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे गरीब लोग खोलते हैं, ठीक है ना? हम जैसे लोगों जो है यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट ही खुलवाते हैं, ठीक है? तो ये जो बचत खाता होता है जो गरीब लोग होते हैं यानी कि मान लीजिए मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं, ठीक है ना? वो इस खाते को ओपन करवाते हैं बैंक में जाकर के। है सेविंग बैंक अकाउंट जो है ₹250 कम से कम जो है ₹250 जमा करके आप खोल सकते हैं। जनधन वाला जो खाता होता है वो शून्य बैलेंस में भी खोला जाता है। अगर इस बचत खाते में यदि आप इस बचत खाते में जो है आप ₹1000 रखते हैं तो आपको चेकबुक भी प्राप्त हो जाती है और जो है आपको बैंक द्वारा एटीएम भी जारी कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बचत खाता अभी तक आपने देखा। अब हम बात करते हैं चालू खाता जिसका नाम है, हम आपको बता दें कि जो ये चालू खाता जो करंट अकाउंट होता है, ये जान लीजिए कि जो बिजनेसमैन वाले होते हैं, बिजनेसमैन समझते हैं ना, ये कुछ बड़े व्यापारी जो कंपनियां चलाते हैं, ठीक है, उनको इस खाते को खोलने की आवश्यकता होती है, ठीक है। नगद लेन देन नहीं कर सकते, तो नगद जब लेन देन जैसे बहुत बड़ा रकम है तो मान लीजिए कि अब एक बोरा जो है पैसा भर के ले जा ही ना जाएंगे, रुपए भर के ले नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो उनको जो है इस खाते खोलने की आवश्यकता पड़ती है, तो वही चेक के माध्यम से, ठीक है ना, ट्रांसफर करते हैं यानी कि चेक देते हैं। या बिजनेसमैन हो या बड़ी बड़ी जो कंपनियां चलाते हैं उनके पास जो है करंट अकाउंट होता है। जानिए चालू खाते में बैंक जो है कोई भी नहीं ब्याज नहीं देता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक दिन में कई बार चाहे जमा करें चाहे निकालें, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बचत खाता में ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर जो है सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एफडी करा लो, बोलते हैं ना कि एफडी कराए हैं। एफडी मतलब समझते हैं ना, सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। इसमें एफडी का मतलब वो होता है जैसे कि मान लीजिए 2 साल के लिए एफडी कराया,
3 साल के लिए एफडी कराया तो कम से कम 12 मंथ होना चाहिए। कहीं बहुत सारे जो है बैंक में अलग-अलग जो है होती है स्कीमें, फिक्स करते हैं इसको, फिक्स कर कहते हैं ना, आप चलो बैंक में फिक्स कर देते हैं पैसा। तो जो बैंक में जब फिक्स करते हैं तो वही ब्याज दिया जाता है, मिलता है, ठीक है ना। आपको प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसमें जो है कितने समय के लिए जमा कर रहे हो आप और कितना पैसा जमा कर रहे हो और आपको इस पैसे पर कितना ब्याज मिलेगा, कितने कब निकाल सकते हो। अब ये इस सब चीजें उस पर लिखा रहेगा। जब जिस जैसे 2 साल के फिक्स कर किए हैं आप, तो जब फिक्स कर देंगे तो जान लीजिए कुछ के पहले आप लोग पैसा को निकाल नहीं सकते हैं। अगर निकालेंगे तो जान लीजिए कि आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये है कि जो चालू खाता होता है इसकी अपेक्षा जो है इसमें जो है यानी चालू खाता के यानी कि सावधि यानी फिक्स एफडी जब कराएंगे तो एफडी में ज्यादा ब्याज मिलेगी। किसकी अपेक्षा? इन दोनों की अपेक्षा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चौथा देखते हैं, आवर्ती, जिसको नाम है संचयी जमा खाता। संचयी जमा खाता यानी कि रिकरेंटिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि जो है डाकघर में जो है यह खाता आप लोग खुलवा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इसमें जब ये खाता खुलवाएंगे तो जान लीजिए कि इसमें ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी पैसा जमा करेंगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब हम देखते हैं 5वां नंबर, अल्पवयस्क का खाता यानी कि माइनर अकाउंट, जिसका नाम है अल्पवयस्क खाता। देखिए अल्पवयस्क का जो खाता होता है, अल्पवयस्क व्यक्ति को बैंक में खाता खोलने का अधिकार है। अल्पवयस्क मतलब जो 18 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, यानी कि अल्पवयस्क की आयु कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए, 10 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है ना। 10 वर्ष से कम की स्थिति में केवल अभिभावक द्वारा ही खाता खोला जा सकता है। बाद में जो है किसके माध्यम से खोलते हैं, जब ये खाता खुलेगा तो आपके मम्मी पापा का जो है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, यही सब चीजें डिटेल लगेगी, तो ये खाता इसका खोला जाता है। उसके बाद में जो है आपका खाता के नाम से आपका चलने लगता है, ठीक है ना। तो ये रहा जो है खाते के प्रकार, कितने खाते होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने ये देखा। देखिए अब ये देखिए पहला क्वेश्चन तो हमने आपको बढ़िया से डिटेल में समझाया। अब दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चेक क्या है, चेक के प्रकार के हैं, यानी कि चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। तो आइए चेक आपको समझ आते हैं। आपको देखिए चेक के प्रकार, चेक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला चेक का नाम है क्या है, वाहक चेक या धारक चेक, जिसको इंग्लिश बोलते हैं बियरर चेक, ठीक है ना। दूसरा का नाम है क्या है, आदेशिक चेक, जिसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। और तीसरा जो चेक है उसको बोलते हैं रेखांकित चेक या क्रॉस चेक, ठीक है। तो देखिए 3 प्रकार के चेक होते हैं, ठीक है ना। वाहक चेक, आदेशिक चेक और रेखांकित चेक। इसको इंग्लिश बोलते हैं बियरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक। तो ये जो वाहक चेक है, आप इसको पहले समझिए अच्छे से। वाहक चेक होता क्या है, यह चेक जिसके नाम से होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, ठीक है ना। वाहक चेक, ठीक है ना, जो चेक होता है उस पर जो है खातेदार का नाम जो है हस्ताक्षर होना जरूरी है, जिसका नाम होता है, ठीक है। अब जो आदेशिक चेक होता है, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम से चेक काटा गया है, ठीक है। जैसे कि हम आपको, हमारे नाम से बैंक अकाउंट खुला हुआ है लेकिन हम आपको चेक काट दे रहे हैं तो आपका नाम लिखेंगे, तो वही बात होती है। अब देखिए जो तीसरा जो है, जब चेक को बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उसके मध्य ऐसे लिख दिया जाता है, एंड को नॉट निगोटिएबल अथवा अकाउंट पेबल लिख देते हैं, तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं, ठीक है ना। ये जाता है एंड को लिख करके, ये जो है ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए अभ्यास 12 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये देखिएगा। कह रहा कि एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नलिखित है, निम्नांकित है, ठीक है ना। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो यही सेम देखिए 3 और 4 क्वेश्चन जो है आपके बुक में जो है हम आपको दिखा दे रहे हैं। कई स्टूडेंट जो है कमेंट भी किए हैं कि सर आप उदाहरण नहीं समझाते हैं। तो आइए जो है मात्र 2 सवाल है, तो इस दोनों सवालों को जो है उदाहरण के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका, जैसे वो क्वेश्चन था तो वैसे ये भी क्वेश्चन है उदाहरण में। देखिए लिखा गया किसी व्यक्ति की पासबुक का एक पृष्ठ जो है नीचे अंकित है, दिनांक दिया गया है, विवरण दिया गया है
आहरित राशि दिया है, जमा की गई राशि खाता शेष यानी कि किसमें। अब कोई व्यक्ति है यानी कि 1/4/2016 को ऊपर होती है, खाता में जो है 1000 रुपए जमा किया, ठीक है ना, सॉरी 10,000 रुपए जो है जमा किया। फिर क्या करता है, देखो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर जो रहेगा वो राशि मतलब जमा कर रहा है, और यहाँ पर मतलब जो राशि रहेगा उसको मतलब निकाला रहा है, ठीक है ना। तो ये समझिएगा, कहने का मतलब 10,000 रुपए उसके खाते में शेष था शुरुआत में, यानी कि 1/4/2016 को 10,000 रुपए था उसके खाते में। अब क्या किया कि 7 तारीख को यानी कि 7/4/2016 को जो है नगद यानी कैश दे करके 2,000 रुपये बैंक में जमा किया। तो पहले 10,000 था, अब जब 2,000 जमा करेगा तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपए, सीधी सी बात है। फिर 28/4/2016 को नगद यानी कैश ले जाकर के 10,500 10,000 जो है जमा कर दिया। तो पहले कितना था, पहले 12,000 रुपए था, जब 10,000 इसमें जमा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 22,500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 5/5/2016 को चेक द्वारा जो है क्या कर लेता है, निकालता है, कितना निकालता है 5,000 रुपए निकाल लेता है। तो उसके पास शेष कितना बचेगा 17,500 रुपए बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, यानी 5,000 जब निकाल लेगा तो 17,000 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब 10/5/2016 को 4 रुपए जो है निकालता है, तो फिर जब 400 रुपए निकालेगा, देखो 5 रुपए था, अब कितना बचेगा 100 बचेगा इसमें से, यही अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात 17,100 रुपए हो जाएगा। अब कह रहा कि यदि व्यक्ति 15 मई 2016 को अपना खाता बंद कर दे तो उसे ब्याज के रूप में कितना धन प्राप्त होगा, जबकि वार्षिक ब्याज दर जो है 4% है। यदि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो जान लीजिए 2 सवाल इस अभ्यास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। हल जो है आपके बुक में सवाल में दिया गया है, यानी कि उदाहरण में दिया गया है। देखिए इस सवाल को हम समझाने का मतलब यही है कि बहुत सारे जो है मित्र हमारे कमेंट किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि सर उदाहरण आप कभी नहीं बताते, तो चलिए इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए ये रहा आपका उदाहरण जो हल किया गया है। आप देखिए साफ साफ लिखा गया कि 1/4/2016 से 6/4/2016 यानी कि तक जो है 6 दिन हुआ, तो 6 दिन का अवशेष तो धनराशि जो है पहले 10,000 जमा किया था, तो 6 दिन कितना हो जाएगा, 10 कितना 60 यानी 60,000 रुपए हो जाएगा। फिर 7/4/2016 से 27/4/2016 तो कितना दिन हुआ 21 दिन, 21 दिन का दैनिक अवशेष कितना हो जाएगा 12,000, भाई 12,000 और कितना हो गया 21 इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,52,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 28/4/2016 से 4/5/2016 तक जो है 7 दिन हुआ, ठीक है ना। दैनिक अवशेष कितना हो जाएगा, ये जो धनराशि होती है इसमें गुणा हो जाता है, तो इसमें गुणा करोगे 7 से इसमें गुणा कर दोगे इतना धनराशि आ जाएगी, ठीक है। फिर 5/5/2016 से 9, अर्थात ये कहने का मतलब एक दिन घटा कर रहा है, ठीक है ना। आप देखोगे तो एक दिन घटा कर रहा है, तो कहने का मतलब जो है देखो यहाँ 4 खत्म हुआ तो 5 से चालू हो जाएगा। अब देखो 27 था तो 28 चालू हुआ, 6 7 तो 7 से, ठीक है। तो एक दिन इधर घटाएगा तो एक दिन अगले दिन से ये लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 5/5/2016 से 9/5/2016 तक 5 दिन हुआ, तो 5 दिन से इसमें गुणा कर दो अवशेष में, यही अवशेष था ना, यानी शेष तो यही था, इसमें गुणा करोगे 5 से इतना जाएगा। फिर 10/5/2016 से 14/5/2016 तक जो है 5 दिन हुआ, कितना हो जाएगा इतना धनराशि हो जाएगी। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन का फार्मूला क्या होता है, कुल दैनिक अवशेष, अर्थात जो इधर धनराशि है शेष अवशेष जो धनराशि है यही सब जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद इसको जोड़ा जाएगा, इन सभी को जोड़ा गया तो इतने धनराशि आ गई। दर कितना था वार्षिक 4% था। समय कितना है, समय होता है वार्षिक, तो वार्षिक मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में कितना होता है 365 दिन। अब देखिए समय बराबर इतना हो गया। अब ब्याज बराबर जानते करते हो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन इतना है, ठीक है, इतना देख लीजिए इतना है, गुणे दर मतलब 4% बटे 100 की समय के लिए समय क्या रखेंगे, समय पे इतना रख देंगे। जब ये काटेंगे ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 70 रुपए आएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। यह जो है कहने का मतलब जो है 2 सवाल इसमें है, ठीक है। अब आपको दिखा दे रहे हैं इस अध्याय 12 में मात्र 2 सवाल हैं, तीसरा और चौथा कुल मिला के ऐसे ही सवाल हैं। आपका
कहना मान करके हमने उदाहरण को समझाया है। यदि आप फिर भी इसको नहीं लगा पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ये भी हम बता देंगे। लेकिन आपने कहा था उदाहरण से बताइएगा, हम उदाहरण बता दिए। अब आपको उदाहरण समझ में आ गया है तो 2 सवाल है मात्र, इस अभ्यास में इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर ना लगा पाते हैं तो अगर इस वीडियो को अगर जो लोग नहीं लगा पाएंगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक जितने लोग करेंगे, अगर कम से कम 1000 लोग लाइक कर देंगे तो हम इस दोनों सवाल को अच्छे से बता के समझा के अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज तुरंत देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।